Hello everyone, in this video we are going to discuss about the important environmental laws in India. So the first one is Wildlife Protection Act 1972. So Wildlife Protection Act किसके लिए था? For the safeguard and protection of wildlife. अब वाइल्ड का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात यहाँ पे हो रही है. फ्लोरा और फोना दोनों को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो दोनों की पूरी वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट था. एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हंटिंग थी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की वो मना की गई थी, दैट वाज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड. एंड यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था सेंट्रल जू अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई थी. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूट हुआ था एंड जिसका चीफ फंक्शन क्या था? टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. जो चेयरपर्सन था यहाँ पर दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर. सेकेंड जो हमारे पास आता है दैट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो कि 1980 के अंदर दिया गया था. अब ये जो एक्ट था दैट वाज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए ये एक्ट था. सो दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज़ फ्रॉम मेकिंग डिसीजंस. सो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग थी, जो डिसीजन मेकिंग पावर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था. स्टेट गवर्नमेंट या जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं वो डिसीजन नहीं ले सकती थी. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में पावर था डिसीजन लेने का. यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल भी इस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो डिसीजन मेकिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प कर सके. अगर कोई भी यहाँ पर लॉ को ब्रेक करता था तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती थी. सो बेसिकली फॉरेस्ट जो ये कंजर्वेशन एक्ट है, नाम से ही पता चल रहा है कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए ये था. सो टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट इंटीग्रिटी एंड टेरिटरी एज वेल एज फ्लोरा, एनिमल्स एंड अदर वेरियस बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स. जो भी मतलब फॉरेस्ट में चाहे एनिमल्स आते हैं चाहे प्लांट्स आते हैं, सभी को हमें क्या करना है? कंजर्व करना है. एंड ऑल्सो यहाँ पे ये इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया था कि जो फॉरेस्ट लैंड है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड या ग्रेजिंग लैंड या कमर्शियल यूजेस में उसको कन्वर्ट ना किया जाए. तो हम फॉरेस्ट लैंड को क्या करके रखें? कंजर्व करके रखें. फिर आता है हमारे पास इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. अब यहाँ पे क्या हुआ? गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं. तो फॉरेस्ट को यहाँ पर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया: रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट. रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो था वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट था, मतलब वहाँ पे आना जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, बिल्कुल एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड जो बोलते हैं वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट था. उसके बाद सेकेंड कैटेगरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर सकती थी किसी भी लैंड को अदर देन रिजर्व्ड फॉरेस्ट, कोई और जो लैंड है उसको स्टेट गवर्नमेंट एज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या कर सकती थी? डिक्लेयर कर सकती थी. थर्ड है विलेज फॉरेस्ट. विलेज फॉरेस्ट में क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो विलेज की कम्युनिटी को ये राइट देती थी कि आप इस फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हो. सो ऑन द प्रोटेक्शन स्केल अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड कौन से हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और फिर विलेज फॉरेस्ट. नेक्स्ट एक्ट आता है अपने पास में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. सो नाम से पता चल रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, यानी कि ये जो एक्ट था वो किसके लिए था? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो इसका एम क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, उनका सस्टेनेबल यूज़ हो. सस्टेनेबल यूज़ का मतलब है कि जो अभी की जनरेशन है वो भी यूज़ कर पाए और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी वो भी इसका यूज़ कर पाए.
and ensuring fair and equitable sharing benefit arising out of use. तो फेयर और क्या होना चाहिए, इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए. सपोज़ करो कि कोई हमारे पास में एक प्लांट है, उसके कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, तो किसी जो कुछ लोगों ने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया कि ये जो प्लांट है ये हमें बेनिफिट दे रहा है, तो उन्होंने उसकी मेडिसिन्स जो है मेडिसिनल यूज़ किया और उसको बेचना स्टार्ट कर दिया. तो बेनिफिट क्या हुआ, सिर्फ उसी बंदे को हुआ. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए. एंड नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज शुड बी शेयर्ड विद द लोकल कम्युनिटीज़ एज वेल. अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का. बिना उनके अप्रूवल के हम फॉलोइंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते. कोई भी जो पर्सन है या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर बायोलॉजिकल रिसोर्स को लेती है, सपोज़ करो कि जैसे मैंने आपको प्लांट का एग्जांपल दिया था कि कोई प्लांट है वो मेडिसिनल बेनिफिट उसका है और वो इंडियन फॉरेस्ट में है, तो कोई भी पर्सन जो है बिना नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के उसको नहीं ले सकता, उसके ऊपर काम नहीं कर सकता है. कोई अगर रिसर्च करता है उन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, तो वो ट्रांसफरिंग ऑफ रिज़ल्ट नहीं कर सकता. चाहे कोई इंटरनेशनल बंदा है, चाहे वो इंडिया का रहने वाला बंदा है, यू कैन नॉट क्लेम द पेटेंट बेस्ड ऑन योर रिसर्च जो कि आपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे की है. कोई प्लांट है, कोई एनिमल है जो कि इंडिया के अंदर है, तो आप उसके ऊपर पेटेंट नहीं क्लेम कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. नेक्स्ट आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. अब ये किस लिए था, दैट वाज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन. जो वाटर पोल्यूशन हो रहा था उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट लॉन्च हुआ था. एंड टू रिस्टोर द क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी पहले से ही पोल्यूट हो चुका है उसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर वाटर क्वालिटी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो इस एक्ट को अमेंड किया गया था, मतलब इसके अंदर चेंजेस किए गए थे 1988 में. सो इस एक्ट के तहत पावर दी गई थी SPCB यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड CPCB मीन्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये पावर दी गई थी कि वो क्या कर सकते हैं, पानी का जो सैंपल है उसको लेकर के उसको टेस्ट कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस पर्पस. एंड ऑल्सो दे हैव द पावर टू क्लोज अ डिफ़ॉल्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट. अगर कोई इंडस्ट्रियल प्लांट है, कोई इंडस्ट्री है, वो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही है कि भाई वाटर का जो है क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं. सो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये ऑलरेडी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही थी उनको भी ये क्लोज़ करा सकते थे, उनके पास ये पावर थी. किसके पास में, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास में. नेक्स्ट आता है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सीज एक्ट 1977. अब ये किस लिए था, जो आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई पोल्यूटेड पानी वाटर बॉडी के अंदर डंप करती है, सपोज़ करो कि ये क्या थी, अपने पास में कोई इंडस्ट्री है. अब ये इंडस्ट्री क्या करती है, गंदा पानी जो है, इसका जो गंदा पानी है वो ये वाटर बॉडी के अंदर डंप कर रही है. तो इसको डंप करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, इसको क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा.
सो कोई भी इंडस्ट्री अगर पोल्यूटेड पानी जो है, पोल्यूटेड वाटर या इफ्लुएंट अगर वाटर बॉडी में डिस्पोज कर रही है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। और यही जो टैक्स था उसको यूज़ किया गया टू सपोर्ट द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाइनेंशियली। एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पोल्यूटर है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्लांट का जो मालिक है, उसको 70% क्या मिल जाता है, रिबेट मिल जाती है। रिबेट का मतलब है कि आपने पहले इतने पैसे दे दिए कि आपको फिर बाद में क्या हो जाता है, वो रिफ़ंड हो जाती है, वापस मिल जाती है। सो 70% रिबेट हो जाता है जो भी आपने टैक्स दिया है, अगर आप इफ्लुएंट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो आपने जो टैक्स भरा था उसका 70% आपको वापस मिल जाता है, रिफ़ंड हो जाता है। सो एयर, नेक्स्ट आता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो ये किस लिए था, नाम से पता चल रहा है, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए था। तो जो भी एयर पोल्यूशन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे थे उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारे पास में एक्ट लॉन्च हुआ था। सो इट वाज ऑल्सो, उसका जो एम था टू स्प्रेड द अवेयरनेस टू स्टॉप द एयर पोल्यूशन। एंड यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स को इस्टेब्लिश किया गया था एंड एम्पावर देम टू मॉनिटर द एयर क्वालिटी एंड कंट्रोल पोल्यूशन। और उनके पास ये पावर थी कि वो क्या कर सकते हैं, एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और कंट्रोल पोल्यूशन मेजर्स ले सकते हैं। सो द पावर ऑफ एनफोर्सिंग द एक्ट वॉज गिवन टू द सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड को पावर दी गई थी। एंड इस एक्ट को अमेंड कब किया गया था, इसमें चेंजेस कब किए गए थे, 1987 के अंदर। सो नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। नाम से पता चल रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। इन्वायरमेंट मतलब जो भी हमारी सराउंडिंग है उसमें जो गलत चीज़ें चल रही हैं, चाहे पोल्यूशन है, उन सभी को हम क्या करें, पूरे इन्वायरमेंट को हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी कंडीशन को। एंड ऑल्सो इसका एम क्या था, टू इम्प्लीमेंट द रूल्स ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था जो कि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए था। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसमें पार्ट लिया था, बहुत सारी कंट्रीज़ ने साइन करा था और इंदिरा गांधी जी ने भी वहाँ पे वो गई थी एंड शी वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड। एंड जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, अपनी कंट्री में वापस आकर उन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में हमारे इंडिया के अंदर आया था। एंड इसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न था वो भोपाल के अंदर, भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी उसको भी एक बहुत बड़ा मेन रीज़न माना जाता है, जो कि 2 दिसंबर 1984 में हुई थी। तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत सारे हज़ारों लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसको भी क्या है, एक काफ़ी बड़ा रीज़न माना जाता है इस एक्ट को लॉन्च करने के लिए। सो ये जो एक्ट था दैट वाज पास्ड इन पीपल्स असेंबली, जो लोकसभा होती है वहाँ पे पास किया गया था इन मार्च। लोकसभा में कब पास हुआ था, मार्च 1986 में। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है, मतलब लागू कब किया गया, 19 नवंबर 1986 में इसको लागू किया गया। दैट इज़ इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कब हुआ था, नवंबर में हुआ था 1986 के अंदर। Also, its aim was to set up the environmental protection authorities under existing laws and to coordinate their activities. For the first time यहाँ पर क्या हुआ था कि जो इंडिविजुअल सिटीज़न है उनको ये पावर दी गई थी कि वो केस
रजिस्टर कर सकते हैं अगेंस्ट द फैक्ट्रीज़ जो कि इस लॉ को ओबे नहीं कर रही हैं। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं अगर वो कुछ गड़बड़ करती है, इस लॉ को फॉलो नहीं करती है, तो वो कोई भी इंडिविजुअल जा कर के उनके अगेंस्ट जो है केस कर सकता था। इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी कि वो सारे जो नेसेसरी रूल्स हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट वो ले सकते हैं, और जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके पास में पावर थी कि वो क्या कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको सेट कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं अगर उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा ही पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं तो उसको बैन कर सकते हैं। जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स उसको ले सकते हैं, और किस तरीके से हार्मफुल एलिमेंट्स को डिस्पोज ऑफ करना है उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। अगर कोई रिसर्च करनी है या इन्वेस्टिगेशन करनी है रिलेटेड टू पोल्यूशन केसेस वो कर सकते हैं। लैब्स जो हैं वो उनकी जो लेबोरेटरीज़ हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन है उनका टास्क भी जो है उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। सो ये सारी जो पावर्स थी वो किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थी। एंड ऑल्सो अंडर द सेक्शन 15 मतलब धारा 15 के हिसाब से एक यहाँ पर रूल है कि कोई भी अगर रूल्स को क्या कर सकता है, कोई भी अगर रूल का वायलेशन करता है, अगर रूल कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस को, ऑर्डर्स को, रूल्स को फॉलो नहीं करती है कोई इंडस्ट्री या कोई पर्सन, तो उसको क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो जो भी पर्सन है अगर वो वायलेशन करता है तो उसको 5 साल की क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, एंड ऑल्सो उसको पेनल्टी लगेगी, फाइनेंशियल उसको पेनल्टी लगेगी, अप टू 1 लाख की उसको पेनल्टी लगेगी। एंड इसमें एक और चीज़ है कि अगर वो जो है वायलेशन कंटिन्यूसली, अगर वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, वायलेशन कर रहा है कंटिन्यूसली, तो उसके ऊपर एडिशनल 5,000 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी। एंड उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है यानी कि उसकी जो सज़ा है उसको जो 5 साल थी पहले उसको 7 साल तक की जेल की सज़ा तक भी हम जो है गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। सो इम्प्रिजनमेंट कैन बी इंक्रीज अप टू 7 years ऑल्सो। तो ये है कि भाई जो वायलेशन करेगा रूल्स की उसको पनिशमेंट मिलेगी। फिर आया था मोटर व्हीकल एक्ट 1988। यहाँ पे क्या हुआ था, इस एक्ट के तहत जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं उनको जो चलाने वाले हैं यानी कि जो ड्राइवर्स हैं उनका लाइसेंस बनाया गया था, रजिस्ट्रेशन किया गया था व्हीकल्स का, इंश्योरेंस और जो कंट्रोल होता है मोटर व्हीकल्स का, ट्रैफिक रेगुलेशंस, पेनल्टीज़ वगैरह वो सारे इस एक्ट के तहत आते हैं। अमेंडमेंट जो थी वो 2019 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट आता है हैज़ार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हैज़ार्डियस वेस्ट है उसको डिस्टिंग्विश किया गया, हैज़ार्डियस वेस्ट एंड नॉन हैज़ार्डियस वेस्ट। एक तो होता है हैज़ार्डियस वेस्ट जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है आपका, एंड जो नॉन हैज़ार्डियस है यानी कि जो हार्मफुल नहीं है। एक तो है जो हार्मफुल है, जो डिग्रेडेबल नहीं है, जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। सो नॉन हैज़ार्डियस वेस्ट जैसे कि जो वेस्ट टायर्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, वेस्ट पेपर्स जो हम पेपर फेंक देते हैं, मेटल स्क्रैप है, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जिसको कि जो भी चीज़ें हम रिसाइकल कर सकते हैं या हो सकता है कि हम उसको रीयूज़ कर पाएँ, तो उन चीज़ों को अलग कर दिया गया, उनको नॉन हैज़ार्डियस की कैटेगरी के अंदर डाला गया। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी हुई थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग कि जो भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एनुअली पूरे साल की जो है रिपोर्ट तैयार करेगा
कि भाई कितना जो वेस्ट है वो जनरेट हुआ है, कितना हमने रिसाइकिल करा है, कितना प्रोसेस हुआ है, कितना डिस्पोज ऑफ हुआ है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। एंड वो किसको सबमिट होती है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। कब होती है? बाय द 30th day of September एवरी ईयर। उसके बाद आता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। अब यहाँ पे क्या किया गया था? जो मिनिमम थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग्स की, उसको 40 माइक्रॉन से 50 माइक्रॉन्स हमने इंक्रीज़ कर दिया था। सो इसका एम क्या था? टू इंक्रीज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स फ्रॉम 40 to 50 माइक्रॉन्स। बिकॉज जो स्मॉल प्लास्टिक होती है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होती है, वो ज़्यादा डेंजरस होती है, वो ज़्यादा पेनिट्रेबल होती है। एंड यूज़ ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। आपने सुना भी होगा, कई जो रोड्स होती है वो प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई हैं, तो उसको भी यहाँ पर प्रोत्साहन मिला। जैसे कि बैंगलोर के अंदर प्लास्टिक रोड बनाई गई थी। ऑल्सो क्योंकि प्लास्टिक इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही थी, तो प्लास्टिक जो है रूरल एरियाज़ तक भी पहुंच गई थी। सो देयरफॉर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स, वो ग्राम पंचायत को भी दी गई थी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि रूरल एरियाज़ में जो है यहाँ पर भी जो रूल्स का फॉलो किया जाए। सो अमेंडमेंट की गई थी 2022 में, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको कैटेगराइज किया गया। कैटेगरी 1 में रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग आती है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। कैटेगरी 2 में आपकी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग, जैसे सैशेज़ है, और जो आपके शैम्पू के छोटे छोटे पाउचेस नहीं आते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी 3 हो गई मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग, और कैटेगरी 4 में आपकी प्लास्टिक शीट्स और कैरी बैग्स। फिर आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जहाँ पे कि सिग्रीगेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है हमें उसको किस तरीके से सिग्रीगेशन करना है। तो आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जो हॉस्पिटल से वेस्ट जनरेट होता है, उसमें काफ़ी सारी इन्फेक्शस चीज़ें भी होती है, काफ़ी सारी टॉक्सिक चीज़ें भी होती है। ठीक है, इन्फेक्शस चीज़ें जैसे कि जो भी आप पेशेंट केयर के दौरान चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे ड्रेसिंग्स हैं, स्वैब्स हैं, लैब का वेस्ट है, इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने यूज़ करे हैं। हज़ार्डियस में जैसे रेडियो एक्टिव केमिकल, फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, जो मेडिसिन्स हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं। तो उनको क्या करना है? अलग अलग करना है, सिग्रीगेट करना है, और किस तरीके से उनकी स्टोरेज करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, कैसे उनका डिस्पोजल करना है। ठीक है, तो कैसे हम उनको सिग्रीगेट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, उनको ट्रीट कैसे करना है जो भी वेस्ट है। अब आपका जो डॉक्टर्स सर्जिकल ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, या वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर एक्सपायर्ड मेडिसिन्स हैं, मास्क है, कॉटन का कोई वेस्ट है, कोई बॉडी फ्लूइड कंटामिनेटेड कोई क्लोथ है, पेपर है, या डायलिसिस किट है, यूरिन बैग है, बहुत सारा वेस्ट होता है, कैथेटर है, ग्लव्स हैं, सिरिंज है, तो बहुत सारा वेस्ट होता है हॉस्पिटल में। तो उसको कैसे हमें क्या करना है? सिग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है, क्योंकि हर एक जो वेस्ट होता है उसको अलग तरीके से जो है डिस्पोज किया जाता है। किसी का केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, किसी को ऑटोक्लेव करते हैं, किसी को हम जो है जो रेडियो एक्टिव होता है उसको ट्रीट नहीं कर सकते। सो आपको किस तरीके से यूज़ करनी है चीज़ें, जैसे जो आपके ब्रोकन ग्लासेस हैं, एम्प्योल्स हैं, मेटल्स का कुछ है सामान, तो अगर मेटल्स की बात है तो आप वहाँ पे 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन यूज़ कर लेते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, तो आप दैट इज़ आप केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें ना, मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट का आपको कैसे
मैनेजमेंट करना है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इसमें क्या किया था, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस। डंपिंग साइट, जो अबंडेंट डंपिंग साइट है, मैंने कि बहुत सारे सालों से ऐसी पड़ी हुई है डंपिंग साइट जहाँ पे कूड़े को फेंकते हैं, तो उसको हमें क्या करना है, उसका बायो रिमीडिएशन करना है विद इन 5 years। प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनका जो कलेक्शन सिस्टम है वो अलग होना चाहिए। सो ये जो रूल्स थे उनमें क्या किया गया था कि भाई जो कलेक्शन है, सिग्रीगेशन है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोसेसिंग है, या जो डिस्पोजल है सॉलिड वेस्ट का, वो किस तरीके से होना चाहिए, वो सारा यहाँ पे बताया गया था। सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल के अंदर। तो अगर आपको इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो इस PDF का लिंक, नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो प्रीवियस लेक्चर्स थे जिसमें कि हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योतो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब सो दैट आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।